केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बिहार में जातीय गणना के बाद सरकार अब शराबबंदी कानून को लेकर जनमत जानने की कोशिश करेगी। विपक्ष के लगातार शराबबंदी को लेकर सवाल उठाए जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके लिए एक सर्वे कराने का निर्देश अधिकारियों को जारी कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि शराबबंदी कानून को लागू हुए करीब 7 साल गुजर जाने के बाद भी आज प्रतिदिन कहीं ना कहीं से शराब बरामदगी की सूचना आती रहती है। शराबबंदी कानून के बाद जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत भी हुई है। ऐसे में सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर प्रदेश में शराब पहुंच कहां से रही है। इधर विपक्ष का आरोप है कि शराबबंदी को लेकर सिर्फ गरीबों को प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई कर जेलों को शराबियों और तस्करों से भर दिया है। अब बिहार सरकार एक सर्वे कराने जा रही है जिसमें लोग अपने मन की बात बता सकेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नशा मुक्ति दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में अधिकारियों को कहा था कि मैं लोगों से एक नए सर्वेक्षण पर विचार करने का आग्रह करूंगा जो शराबबंदी के प्रभाव का एक नया अनुमान देगा। निष्कर्षों के आधार पर हम नए उपायों को पेश करेंगे। नीतीश ने इस दौरान शराबबंदी कानून को वापस लेने से भी इनकार किया है। शराबबंदी कानून को लेकर पहले भी सर्वे कराए गए हैं जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के शराब की आदत छोड़ने की बात सामने आई थी। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि कहीं सर्वे के बाद नीतीश कुमार शराबबंदी कानून को वापस तो नहीं ले लेंगे। बिहार में जब से शराबबंदी कानून लागू हुआ है तभी से इसे लेकर सियासत गरमाई हुई है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि इस नए सर्वे के बाद सरकार आगे क्या रणनीति बनाती है। अब बिहार सरकार एक सर्वे कराने जा रही है जिसमें लोग अपने मन की बात बता सकेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नशा मुक्ति दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में अधिकारियों को कहा था कि मैं लोगों से एक नए सर्वेक्षण पर विचार करने का आग्रह करूंगा जो शराबबंदी के प्रभाव का एक नया अनुमान देगा। निष्कर्षों के आधार पर हम नए उपाय पेश करेंगे। शराबबंदी कानून को लेकर पहले भी बहुत से सर्वे कराए चुके हैं जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के शराब की आदत छोड़ने की बात सामने आई थी। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि इस सर्वे के बाद नीतीश कुमार शराबबंदी कानून को वापस तो नहीं ले लेंगे। बिहार में जब से शराबबंदी कानून लागू हुआ है तभी से इसे लेकर सियासत खूब हो रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि इस नए सर्वे के बाद सरकार का आगे का क्या प्लान है, वो आगे क्या रणनीति बनाती है। सीएम योगी ने विपक्ष पर बरसते हुए कहा कि पहले गरीबों, आम लोगों, किसानों, महिला और युवा सरकार के एजेंडे में नहीं थे। पहले योजनाओं का लाभ पक्षपातपूर्ण होता था। उन्होंने कहा कि आज देश में 50 करोड़ लोग आयुष्मान भारत योजना से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 10 करोड़ लोगों के सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो भाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर विकास के एजेंडे को पीछे धकेलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत से लेकर एक नागरिक कर्तव्य तक हमें गुलामी की मानसिकता को समाप्त करना है। हमें अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति भी करनी है। समाज को बांटने की कोशिशें विकास की राह में एक बाधक है। जो लोग विकास नहीं चाहते वे समाज को वंशवाद की राजनीति, जातिवाद और आस्था के आधार पर बांटकर और विकास के एजेंडे को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी पार्टियों की जमकर क्लास लगाई है। उन्होंने विपक्ष पर देश को पीछे धकेलने और योजनाओं का लाभ पक्षपातपूर्ण तरीके से देने का आरोप लगाया है। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना, जन धन खाता योजना और स्वच्छ भारत मिशन का नाम लेते हुए पूर्व सरकारों पर निशाना साधा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों से पूछा कि पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय प्रदान कराना, जन धन खाता योजना, आयुष्मान भारत योजना या बाकी सभी योजनाएं जो भी हैं, ये योजनाएं पहले क्यों नहीं चली। उन्होंने कहा कि देश तो वही है, आय के स्रोत भी वही है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद कोई कुबेर का खजाना मिला हो और उन्होंने बांटना शुरू कर दिया हो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बरसते हुए कहा कि पहले गरीब, आम लोगों, किसानों, महिला और युवा सरकारों के एजेंडे में नहीं थे। पहले योजनाओं का लाभ पक्षपातपूर्ण होता था। उन्होंने कहा कि आज देश में 50 करोड़ लोग आयुष्मान भारत योजना से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 10 करोड़ लोगों के इस सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर विकास के एजेंडे को पीछे धकेलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत से लेकर एक नागरिक
कर्तव्य तक हमें गुलामी की मानसिकता को समाप्त कर उखाड़ फेंकना है। हमें अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति भी करनी है और समाज को बांटने की कोशिशें विकास की राह में बाधक हैं। जो लोग विकास नहीं चाहते वे समाज को वंशवाद की राजनीति, जातिवाद और आस्था के आधार पर बांटकर और विकास के एजेंडे को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। इस वक्त से झारखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल रोकने के लिए सख्त कानून लागू कराने का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने विधानसभा से बीते अगस्त महीने में पारित विधेयक को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होते ही यह कानून का रूप ले लेगा। इस कानून में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करने पर कम से कम 10 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने जैसे सख्त प्रावधान शामिल हैं। इस कानून का नाम झारखंड प्रतियोगी परीक्षा यानी कि भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम निवारण के उपाय अधिनियम 2023 होगा। इसमें प्रावधान किया गया है कि प्रतियोगी परीक्षा में कोई अभ्यर्थी पहली बार नकल करते पकड़ा जाता है तो उसे 1 वर्ष की जेल होगी और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर 3 साल की सजा और 10 लाख जुर्माने का प्रावधान है। न्यायालय द्वारा सजा होने पर संबंधित अभ्यर्थी 10 वर्षों तक किसी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। पेपर लीक और नकल से जुड़े मामलों में बगैर प्रारंभिक जांच के एफआईआर और गिरफ्तारी का भी प्रावधान किया गया है। पेपर लीक और किसी प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में भ्रामक जानकारी प्रचारित प्रसारित करने वाले भी इस कानून के दायरे में आएंगे। यह कानून राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य कर्मचारी चयन आयोग, भर्ती एजेंसियों, निगमों और निकायों द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए होगा। पेपर लीक से जुड़े मामलों को लेकर इस कानून में सबसे सख्त प्रावधान किए गए हैं। इसमें परीक्षाओं के संचालन से जुड़े व्यक्ति, एजेंसियों, प्रिंटिंग प्रेस और षड्यंत्र में शामिल लोग दायरे में आएंगे। अगर कोई प्रिंटिंग प्रेस, परीक्षा आयोजित करने वाला प्रबंधन तंत्र या फिर परिवहन से जुड़ा व्यक्ति या कोई कोचिंग संस्थान साजिशकर्ता की भूमिका निभाता है तो 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। इसमें 2 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान शामिल है। जुर्माना ना देने पर 3 साल के अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। तो वहीं आपको बता दें कि इस विधेयक को लेकर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ था। विपक्ष के विधायकों ने इसकी प्रतियां फाड़ दी थी और भाजपा ने इसे काला कानून की संज्ञा दी थी। विपक्ष के विधायकों के बहिष्कार के बीच यह विधेयक पारित किया गया था। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ 1 दिसंबर 2023 को अपना 59वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुई थी, जिस पर वर्ष का स्थापना दिवस हजारीबाग के साथ पूरे झारखंड के लिए गर्व का विषय है। हजारीबाग के मेरू स्थित सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र में इस वर्ष स्थापना दिवस का कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। इसके पूर्व में सीमा सुरक्षा बल अपना स्थापना दिवस दिल्ली में मनाता रहा है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से जहां बीएसएफ का प्रशिक्षण केंद्र है वहां बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसमें साल 2021 में जैसलमेर, 2022 में अमृतसर और अब झारखंड के हजारीबाग में बीएसएफ की स्थापना दिवस मनाने की तैयारियां कर ली गई हैं। इस संबंध में बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल ने कहा कि यह बेहद हर्ष की बात है कि बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस हजारीबाग के मेरू कैंप में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस हजारीबाग मेरू कैंप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि साल भर बीएसएफ ने देश के अनेक हिस्सों में ढेरों प्रक्रम दिखाने का काम किया है, चाहे वो पाकिस्तान बॉर्डर हो या फिर बांग्लादेश बॉर्डर हो। साल भर में बीएसएफ ने बॉर्डर एरिया में कई घुसपैठ को नाकाम किया, करोड़ों के ड्रग्स पकड़े, साथ ही कई चाइनीज ड्रोन जो पाकिस्तान से उड़कर भारत आ रहे थे उन्हें भी मार गिराया। आने वाले सालों में बीएसएफ का प्रयास अधिक से अधिक महिलाओं की बीएसएफ में सहभागिता बढ़े। बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में बीएसएफ की सभी फ्रंटियर महिला पुरुष टुकड़ियां भाग लेंगी। तो कार्यक्रम में सर्वप्रथम शहीद स्मारक पर शहीदों को याद किया जाएगा और फिर सीमा भवानी और जांबाज की मोटरसाइकिल टीम, तोपखाना, बीएसएफ एयर विंग के हेलीकॉप्टर, घुड़सवार, ऊंट प्रशिक्षण प्राप्त कुत्ते, अश्रु गैस इकाई, टेक्नपुर, मिर्ची बॉम्ब व पैराग्लाइडिंग का प्रदर्शन इस कार्यक्रम में दिखाया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम में नए नृत्य जैसे कलरी में पिट्टू, खड़िया, मनियोरे, रासलोक नृत्य, ये सब कार्यक्रम किए जाएंगे। बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस में 1000 से अधिक बीएसएफ के अधिकारी, सैनिक आदि सब शामिल होंगे। साथ ही मुख्य अतिथि के तौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। अमित शाह इसके 30 नवंबर को झारखंड आ जाएंगे।
पैच। झारखंड पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह, रात्रि विराम हजारीबाग के मेरू कैंप में ही करेंगे। हाजीपुर सीट पर किसकी दावेदारी, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस या फिर चिराग पासवान? अब इस सवाल पर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। एक तरफ पशुपति कुमार पारस हाजीपुर पर अपना दावा ठोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से साफ किया गया है कि हाजीपुर से चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, अलग अलग पार्टी की गतिविधियां तेज हो गई हैं। लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि लोजपा का स्थापना दिवस केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने इस बार हाजीपुर में मनाया। उन्होंने कहा कि एक तरीके से हाजीपुर में यह उनका चुनावी शंखनाद है। यह वहीं दूसरी तरफ जमुई सांसद चिराग पासवान ने पार्टी का स्थापना दिवस पटना के बापू सभागार में मनाया। चिराग पासवान के साथ केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की सांसद वीणा देवी भी नजर आई। हालांकि पशुपति कुमार पारस ने दावा किया था कि उनके सारे सांसद एक साथ हैं, लेकिन वीणा देवी चिराग के साथ नजर आ रही हैं। तो वहीं इस पूरे मामले पर लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे ने कहा कि सिर्फ वीणा देवी ही नहीं, महबूब अली कैंसर भी चिराग पासवान के साथ है। चिराग पासवान जमुई की जगह हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के कार्यक्रम में कुर्सियां खाली रही, ये साफ साफ जनता का संकेत है कि हाजीपुर से चिराग पासवान ही चुनाव लड़े। हाजीपुर की जनता ने पशुपति कुमार पारस को बता दिया है कि उनकी मांग चिराग पासवान है। यही वजह है कि एनडीए भी हाजीपुर की सीट हमारे नेता चिराग पासवान को ही देगी। जमुई से भले ही कोई चुनाव लड़े, लेकिन हाजीपुर से चिराग पासवान लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तमाम ऐसी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।